हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बर्मन में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं या फिर यूपी ट्रिपल एस सी मेन एग्ज़ाम बाल पोषण से एवं पुष्टाहार की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल से जुड़ने के लिए करना होगा एक छोटा सा काम, यानी जो आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे प्रेस करना होगा, जिससे आने वाला हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ये चैनल पर पहली बार आए तो। फ्रेंड, जिन लोगों ने अभी तक मुख्य सेविका का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है वो लोग अभी से आके अप्लाई कर दें, जल्द से जल्द ही अप्लाई कर दें, क्योंकि जितना लेट करेंगे उतना ही आपके लिए प्रॉब्लम होगी। क्योंकि कभी कभी होता है कि बाद में सर्वर डाउन हो जाता है तो आपका फॉर्म फिल नहीं हो पाता है, जिससे आपको परेशानी ना हो। इसलिए जल्दी से ही आप लोग फॉर्म अप्लाई कर दिए, लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन आज के सेशन में। फ्रेंड, कल किसी वजह से हम आपके लिए नहीं ला पाए थे क्वेश्चन, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आयु मिशन को कब तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। आपको बताना है कि केंद्र सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है राष्ट्रीय आयुष मिशन, वो कब तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। ऑप्शन है 2025, 2026, 2027, 2028। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी राष्ट्रीय आयुष मिशन कब तक जारी रखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2026 तक जारी रखा जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत भारत को कुपोषण मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। आपको बताना है यहाँ पर राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत भारत को कुपोषण मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। ऑप्शन है 2022, 2023, 2024 या फिर 2025। तो आपको बताना है कि जो राष्ट्रीय पोषण मिशन चल रहा है सरकार द्वारा, उसमें भारत को कुपोषण मुक्त रखने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2022 तक, यानी इसी वर्ष तक इसका लक्ष्य रखा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कितने क्षेत्रों पर संकेंद्रित है। आपको बताना है कि जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम है केंद्र सरकार द्वारा, वो कितने क्षेत्रों पर संकेंद्रित है। आपको बताना इसका राइट आंसर। ऑप्शन आपके सामने है 15, 21, 25 या फिर 28। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 25 क्षेत्रों में ये केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बाल अपराध की उम्र कौन सी है। आपको बताना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, 7, 11, 16 या फिर 17। ये आपका वर्ष रहेगा, यानी 7 वर्ष, 11 वर्ष, 16 वर्ष या फिर 17 वर्ष। बाल अपराध की उम्र यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 16 वर्ष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। टी बाइंडर को किस स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है कान, सिर, रेक्टम, यहाँ पर रेक्टम रहता है, रेक्टस या पेरिनियम या फिर जांग। तो आपको बताना है जो टी बाइंडर है वो किस स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेक्टम या पेरिनियम वाले स्थान पर इसका उपयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्थाएं हैं। आपको बताना है
कि भारत में कौन सी संस्था है जो राष्ट्रीय आय का आकलन करती है? ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन जो है वो आपके राष्ट्रीय आय का आकलन करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एंटीएमेटिक दवा इस्तेमाल की जाती है। ऑप्शन है दस्त, उल्टी, कब्ज या फिर निर्जलीकरण में। तो आपको बताना है कि जो एंटीएमेटिक दवा होती है वो किसमें इस्तेमाल की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी उल्टे में उपयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ड्रॉपलेट संक्रमण फैलता है, यानी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन किससे फैलता है? ऑप्शन है खांसी से, छींकने से, ए एंड बी दोनों, या फिर संक्रमण दूषित पदार्थ से। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले आप जान लेते हैं कि ड्रॉपलेट संक्रमण होता क्या है। तो वो होता है जो छोटी छोटी बूंद के द्वारा फैलता है, ये यानी छींकने खांसने से फैलता है। जैसे आप छींकते हैं तो उसकी छोटी छोटी बूंदें कई स्थानों पर पड़ती हैं दूर तक। आप जो भी वस्तुएं रखे होते हैं अपने आसपास, या खाने की चीज़ें, या अपने आपके कपड़े पर, सभी जगह पड़ती हैं। तो उसे ड्रॉपलेट यानी बूंदों के रूप में वो संक्रमण फैलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी दोनों से, खांसने से भी और छींकने से भी फैलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पल्स पोलियो अभियान का नारा है 2 बूंद। आपको बताना है जो बीच में गैपिंग है, यानी डैश लगा हुआ है, वहाँ पर क्या रहेगा। ऑप्शन है दूध, पोलियो, जिंदगी या फिर दवाई। तो आपने ये नारा सुना होगा 2 बूंद जिंदगी की। ये सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी जब इसका ऐड करते हैं, पहले करते थे, अभी थोड़ा कम हो गया, पहले बहुत ज़्यादा आता था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यही लास्ट में बोला जाता था 2 बूंद जिंदगी की। पल्स पोलियो अभियान के तहत इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्षय रोग से ग्रसित मरीजों में ज़्यादा पाया जाता है। आपको बताना है कि जो क्षय रोग से पीड़ित मरीज होते हैं या व्यक्ति होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। ऑप्शन देख लीजिएगा, HIV, अंधता, गुर्दों के संक्रमण, हृदय रोग। तो सबसे ज़्यादा जो है उनको प्रॉब्लम होती है वो होती है गुर्दों से संबंधित। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। वार्षिक पैरासाइट दर संबंधित है। आपको बताना है कि वार्षिक पैरासाइट दर क्या है, यानी ये किससे संबंधित है। ऑप्शन है मलेरिया, हेपेटाइटिस, टाइफाइड या फिर टिक परिवार। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी जो आपका वार्षिक पैरासाइट दर है वो किस में मापी जाती है, किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मलेरिया से संबंधित है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। कृमि संकट नहीं होगा, यहाँ संक्रमण होगा। कृमि संक्रमण से बचाव के लिए निम्न में से क्या करना चाहिए। ऑप्शन है नाखूनों को साफ करना, चप्पल पहनना, साफ शौचालय का उपयोग करना या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी होंगे। यानी कृमि संक्रमण से बचाव के लिए आप इन सभी का पालन करना होगा, यानी अपने नाखूनों को साफ करना होगा, चप्पल पहनना चाहिए और साफ शौचालय का उपयोग करना चाहिए। यानी जब भी आप शौच के लिए उपयोग करते हैं तो साफ शौचालय का उपयोग करना चाहिए। और नाखूनों को साफ करने से, क्योंकि उसमें गंदगी भर जाती है, आप कोई भी काम करते हैं, और खासकर बच्चों के लिए विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि बच्चे अक्सर मिट्टी में खेलते हैं तो उनके नाखून गंदे हो जाते हैं।
तो उन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा। हाँ, यहाँ पर एक भाई ने अपने कमेंट के माध्यम से बोला था कि आप थोड़ा डिटेल में पढ़ाइए। तो हम डिटेल पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है और आपका अभी सिलेबस नहीं आया हुआ है। जिस दिन आपका सिलेबस आ जाएगा उस दिन आपकी थ्योरी क्लास भी मिलेगी और अच्छे से डिटेल में हम आपको समझाएंगे। अभी कोशिश करते हैं कि आप लोग जितने से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे, यानी आपकी नज़रों में ये सारे क्वेश्चन रहेंगे, तो आप जब भी डिटेल पढ़ेंगे तो आपको हर चीज़ें पकड़ में आएगी। यहाँ से क्वेश्चन था, वहाँ जब आपके दिमाग में क्वेश्चन रहता है तो आपको थ्योरी पढ़ने में और ज़्यादा मज़ा आता है, यानी वो आपके लिए और भी समझ में आता, क्योंकि आपने वो क्वेश्चन बार बार देखा है। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं अभी कि जब तक आपका सिलेबस नहीं आ रहा है तब तक हम क्वेश्चन अधिक से अधिक क्वेश्चन आप तक पहुँचाएँ और आपको इसके आंसर भी पता हो, क्योंकि क्वेश्चन देना बहुत बड़ी बात नहीं, आप उस पर ध्यान दें, उसे पढ़ें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हम भी बहुत मेहनत करके बनाते हैं, आपके लिए क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं, जबकि आप लोग को भी पता है कि अभी सिलेबस नहीं आया हुआ है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके सिलेबस का जितना आता है उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन ला रहे हैं, अदर क्वेश्चन नहीं इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। हाँ, आज की क्वेश्चन में हमने जीके जीएस 2-4 क्वेश्चन लिया, उससे ज़्यादा नहीं लिया है, बट कल से सारे क्वेश्चन मिक्सअप रहेंगे फिर से। और बीच बीच में आपकी जैसे एक सिस्टर ने कई बार रिक्वेस्ट की कि मैम आप थ्योरी क्लास चलाइए, तो थ्योरी क्लास जैसे अभी कुछ चीज़ टॉपिक तो कंफर्म होता है, जैसे आपका विटामिन से हो गया या फिर पोषण से संबंधित टॉपिक हो गया, ये सारे टॉपिक तो आपके सिलेबस में रहेंगे। तो इन सब पे हम आपके लिए लाएंगे थ्योरी क्लासेस बीच बीच में ही। नहीं थ्योरी रहेगा तो जो आपका ये क्वेश्चन है इसी के माध्यम से हम और डिटेल में उसमें बताएंगे। तो उसके लिए आप लोग परेशान ना होइए, जैसे ही सिलेबस आता है हम उस पर काम करना शुरू कर देंगे, यानी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और अभी थोड़ा थोड़ा करके ही बता रहे हैं। तो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि मैम आप थोड़ा और अच्छे से डिटेल पढ़ के बताइए। कोशिश पूरी है, हमें भी आपके ही, हम भी इसी से जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा अलग नहीं कहीं से है कि हाँ हम कोई अलग कुछ पढ़ते हैं, हमने भी इसी में पढ़ाई की है, इसलिए हमें भी पता है कि आपको क्या चीज़ चाहिए। तो आप लोग प्लीज़ उसके लिए परेशान मत होइएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से गर्भ निरोधक का सबसे प्रभावी साधन है। ऑप्शन है कंडोम, मालायन, कॉपर्टी, ट्यूबेक्टमी। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, कुछ शब्द होते हैं क्वेश्चन जैसे आप लोग ऐसे देखते जाते हो तो उसमें मेन शब्द को देखना है, जैसे गर्भ निरोध है तो इसको भी सबसे प्रभावी साधन। तो आपको इस पर ध्यान देना कि सबसे प्रभावी क्या है, यानी वर्तमान में कौन सा सबसे प्रभावी है ये पूछा जा रहा है, या फिर पहले कैसे, मतलब पहले क्या ज़्यादा चल रहा था, इसके लिए उपयोग कर रहे थे लोग, उसके बारे में भी ध्यान रखना होता है। तो आप लोग अपने क्वेश्चन पर ज़रूर ध्यान दीजिए। तो चलिए बताते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कौन सा सबसे प्रभावी साधन है इसका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी मालायन जो है सबसे प्रभावी माना जा रहा है बहुत पहले से ही। इस प्रकार राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। आपको बताना है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन देख लीजिए, रात्रि अंधता, रिकेट्स, स्कर्वी या फिर वेरी। तो आप सबको पता है विटामिन सी की कमी से क्या होता है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्कर्वी नामक रोग होता है, जिसकी कमी से मसूड़े फूल जाते हैं तथा दांतों से मसूड़ों से खून आने लगता है। और विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो उसका राइट आंसर होगा आपके लिए, यानी सबसे ज़्यादा वो है आंवले में पाया जाता है, और भी कई चीज़ों में पाया जाता है, खट्टे फलों में जैसे नींबू में
और हरी सब्जियों में शिमला मिर्च वगैरह में, इन सभी में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। हम विटामिन पर भी एक पूरा टॉपिक लेकर आएंगे जल्दी ही। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी ने, यहाँ पर गोभी लिखा है, ये होता है आपका ये है आपका गोभी। टाइपिंग में मिस्टेक हर बार होता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये है गोभी। आपको बताना है कि निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी ने गोभी नामक रणनीति बनाई है। ऑप्शन है यूनिसेफ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी गोभी नामक रणनीति किसने बनाई है, किस अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी यूनिसेफ ने बनाई है ये रणनीति। फिर से देख लीजिएगा, ये रहेगा आपका गोभी रहेगा, ये आपका गोभी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, किस विटामिन का नाम राइबोफ्लेविन है। आपको बताना है इसका राइट आंसर विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 या फिर विटामिन B9। तो आपको बताना है कि राइबोफ्लेविन किस विटामिन को कहा जाता है, यानी इसका ये रासायनिक नाम है। आपको बताना है कमेंट करके कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, यूरिया मानव शरीर में पाए जाने वाला एक उत्सर्जी पदार्थ है, इसका निर्माण किस अंग द्वारा होता है। आपको बताना है कि यूरिया जो है वो मानव शरीर में ही पाया जाता है, यानी मानव शरीर में ही पाया जाने वाला पदार्थ है, और इसका निर्माण किस अंग द्वारा होता है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिएगा, रक्त, आंत, किडनी या फिर यकृत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी किडनी द्वारा उत्सर्जित होता है यूरिया। मूत्र जिसे आप कहते हैं उसी को ही कहा जाता है, मूत्र में ही यूरिया पाया जाता है, थोड़ा उसकी मात्रा अधिक होती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, फ्रेंड ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे भी कम समझ आ रहा था, तो हमने थोड़ा देखा इसे, क्योंकि कुछ भी गलत बताना आपके लिए सही नहीं होगा। हम बताकर चले जाएंगे लेकिन आपको बार बार वही चीज़ें देखनी है, तो ये थोड़ा आपके लिए नाइंसाफ़ी होगी, इसलिए हमने थोड़ा टाइम ले लिया था बीच में। ये है आपका क्वेश्चन, बच्चों को IPV जो वैक्सीन होती है वो पूछा जा रहा है। बच्चों को IPV वैक्सीन किस मार्ग द्वारा दी जाती है। ऑप्शन देख लीजिएगा, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, सबकुटेनियस या फिर मुंह द्वारा। तो आपको बताना है कि जो IPV वैक्सीन होती है वो किस मार्ग द्वारा दी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंट्रामस्कुलर द्वारा दिया जाता है, और IPV का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर वैक्सीन, लेकिन आई का तो कुछ और होगा, मुझे नहीं याद आ रहा है। ये मार्ग तो होता है, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या होगा इसका आई का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19,
क्योंकि देखिए, जो चीज़ आपको नहीं याद आ रहा या नहीं पता है, इस समय मुझे रियल में याद नहीं आ रहा क्या है, तो आप लोगों को याद हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि कोई चीज़ पूछने में आपको पता है, हमें नहीं पता है, तो हम उसके लिए पूछ सकते हैं। क्योंकि किसी से पूछने में कभी शर्म नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपको जिस बात के लिए डाउट होता है, आप लोग कमेंट करके पूछते हैं और बताते भी हैं जहाँ मेरा गलत होता है या आपका गलत होता है कि ये नहीं ये होगा, तो अगर हम भी सर्च करके बताते हैं आपको या फिर किसी माध्यम से आपको पहुंचाते हैं उसका आंसर, तो आप लोग बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। यानी उसमें जो आई है आईपीबी में, वो क्या रहेगा। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यानी जो आईपीबी में आई है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। इंतज़ार रहेगा, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से यौन संचालित बीमारी का उदाहरण है। आपको बताना है कि यौन द्वारा यानी सेक्सुअल एक्टिविटी के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है। ऑप्शन है आपका खसरा, पोलियो, सिफिलिस या फिर रीनल फेल्योर। तो आपको बताना है कि यौन संचालित बीमारी कौन सी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी सिफिलिस होता है, सिफिलिस गोनोरिया। और एड्स भी आपका होता है उसी के द्वारा। एड्स के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सब उसमें एक कारण आपका ये भी रहेगा। तो 1 मिनट आप लोग को हम ही बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, नहीं तो आप लोग फिर से वही कमेंट करेंगे कि मैम को कुछ पता नहीं है। क्योंकि काफ़ी लोग बहुत अच्छे कमेंट कर देते हैं तुरंत। तो चलिए बता ही देते हैं आईपीबी का फुल फॉर्म, और आपका भी इंतज़ार रहेगा कि आप लोग क्या बताएंगे उसका राइट आंसर। आईपीबी का फुल फॉर्म जो होता है, उसमें मैंने आई का फुल फॉर्म पूछा था, वो होता है इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस। इसका फुल फॉर्म है इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, और ना यकीन हो तो गूगल से सर्च कर लीजिएगा। काफ़ी लोग कमेंट तुरंत शुरू कर देते हैं, हमें पता है। अच्छे कमेंट करिएगा, आपसे यही उम्मीद रखेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एचआईवी मुख्य रूप से कौन सी कोशिका पर आक्रमण करती है। आपको बताना है कि जो एचआईवी वायरस होता है, ये किस कोशिका पर सबसे ज़्यादा आक्रमण करता है। ऑप्शन देख लीजिएगा, यहाँ चला गया है। ऑप्शन ए आरबीसी सेल, या फिर आरबीसी सेल रहेगा, या फिर डब्ल्यूबीसी सेल रहेगा, या फिर सीएसएफ सेल रहेगा। इसका 3 ही ऑप्शन दिया गया है, नहीं 4 है। ये रहेगा CD4 सेल या फिर CSF सेल। तो आपको बताना है कि जो है वो आरबीसी जो एचआईवी जो है वो किस पर यानी किस सेल पर सबसे आक्रमण करती है। तो आप सबको पता होगा कि जो एचआईवी है वो आपकी प्रतिरोधकता जो होती है क्षमता, इम्यूनिटी पावर, उस पर आक्रमण करती है। हमारा क्वेश्चन छूट गया था थोड़ा, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से यौन संचालित बीमारी है। आपको बताना है कि यौन संक्रमण किससे फैलता है, यौन संक्रमण से फैलने वाली बीमारी कौन सी है। ऑप्शन है खसरा, पोलियो, सिफिलिस या फिर रीनल फेल्योर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिफिलिस फैलता है इसके द्वारा। सिफिलिस, गोनोरिया और एड्स जो हैं ये सभी यौन संचालित बीमारी हैं। इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। और यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन पूछा था आपसे आईपीबी का फुल फॉर्म, उसमें आई का फुल फॉर्म पूछा था, तो चलिए इसका पूरा फुल फॉर्म बता देते हैं आईपीबी का। वो होता है इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस। इसका फुल फॉर्म होगा
इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस? क्योंकि नहीं बताएंगे तो कुछ लोग कमेंट करना शुरू कर देंगे, और ऐसा नहीं कि हमें आंसर पता नहीं है, हमने सोचा थोड़ा आपको भी इसमें अवसर दिया जाए कि आप लोग भी अपनी राय बता सकें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। HIV मुख्य रूप से कौन सी कोशिका पर आक्रमण करती है? आपको बताना है। ऑप्शन रहेगा RBC सेल, WBC सेल, CD4 सेल या फिर CSF सेल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी CD4 सेल के द्वारा फैलती है HIV वायरस जो होता है वो इसी पर आक्रमण करता है, CD4 सेल पर। ये क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हुआ है 2 बार क्योंकि कुछ मिस्टेक हो गई थी। तो आज का क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है, 20 क्वेश्चन जो है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।